जब हम वर्ल्ड मैप को देखते हैं तो इंडिया का मैप अलग से पहचान में आता है। इंडिया का मैप सिर्फ देखने में ही अच्छा नहीं लगता, बल्कि इस वर्ल्ड में जिस जगह पे ये मैप लोकेटेड है वो बनाता है इंडिया को वर्ल्ड की वन ऑफ द बिगेस्ट सुपर पावर। इंडिया उन रेयर कंट्रीज में आती है जिसके पास नेचर का दिया हुआ लगभग सब कुछ है। डेजर्ट्स, माउंटेन्स, फॉरेस्ट, प्लेन्स, रिवर्स, कोस्ट लाइन्स। इंडिया की डाइवर्स ज्योग्राफी के कारण सब कुछ है इंडिया के पास। और जो सबसे बड़ी पावर है इंडिया के पास वो है इसकी प्राइम लोकेशन। इंडिया सिचुएटेड है इंडियन ओशन के एकदम मिडल में, और इंडियन ओशन इकलौता एक ऐसा ओशन है जिसका नाम एक कंट्री के नाम पे पड़ा है, हमारे इंडिया के नाम पे। इंडियन ओशन एक क्रूशियल लिंक है बिटवीन द ईस्टर्न एंड द वेस्टर्न वर्ल्ड। ये कनेक्ट करता है अफ्रीका, यूरोप और मिडल ईस्ट को ऑस्ट्रेलिया और साउथ ईस्ट एशिया जैसे मार्केट से। जो इंडिया की लोकेशन है वो इन सभी रीजन्स के लिए गेटवे की तरह काम करती है, जिससे कि इंडिया एक इम्पॉर्टेंट प्लेयर बन जाता है मैरीटाइम ट्रैफिक और वर्ल्ड ट्रेड के लिए। इंडिया सिचुएटेड है ग्लोबल ट्रेड राउट के एकदम फोकल पॉइंट पे, साउथ ईस्ट एशिया और मिडल ईस्ट के एकदम बीच में, और चाइना एंड सेंट्रल एशिया जैसे मार्केट के एकदम नीचे। इंडिया कंट्रोल करता है वर्ल्ड के कुछ सबसे इंपॉर्टेंट मैरीटाइम राउट्स को, जैसे कि ये है स्ट्रेट ऑफ मलाक्का। ये पैसेज वर्ल्ड का वन ऑफ द बिजिएस्ट शिपिंग लेन है। ग्लोबल ट्रेड का एक सिग्निफिकेंट पोर्शन स्पेशली ऑयल एंड गैस फ्रॉम मिडल ईस्ट पास होके जाता है इसी स्ट्रेट से, क्योंकि इंडिया ओन करता है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स को। इसलिए इंडिया का इस ट्रेड पे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है, और इंडिया पूरी तरह से मॉनिटर करता है यहाँ पे होने वाले सभी ट्रेड्स को। और मोस्टली चाइना का भी बहुत सारा माल इसी स्ट्रेट से गुजरता है। तो अगर चाइना का भी इंडिया से पंगा लेने की सोचता है तो इंडिया इस ट्रेड को ब्लॉक कर सकता है चाइना के लिए, जिससे कि चाइना एकदम कट ऑफ हो जाएगा वर्ल्ड ट्रेड से, क्योंकि चाइना का 80% इम्पोर्टेड ऑयल इसी राउट से आता है। और ये है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़। ये स्ट्रेट एक गेटवे है पर्शियन गल्फ ऑयल एक्सपोर्ट्स का। भले ये स्ट्रेट डायरेक्टली इंडिया के कंट्रोल में नहीं आता, बट अरेबियन सी में इंडिया की नेवी प्रेजेंस बहुत स्ट्रॉन्ग है, जिससे कि इंडिया को यहाँ से होने वाले सभी मैरीटाइम ट्रेड की खबर रहती है, और इंडिया अपने एनर्जी सप्लाईज की सिक्योरिटी भी इंश्योर कर सकता है। अब हम बात करते हैं कि कैसे इंडिया की ज्योग्राफी सेपरेटेड है उसके सभी नेबर्स से। इंडिया अपना बॉर्डर 7 कंट्री से शेयर करता है, जिसमें सबसे पहला बॉर्डर है बांग्लादेश के साथ। इंडिया अपना सबसे लंबा बॉर्डर शेयर करता है बांग्लादेश के साथ, जो कि है 4096 किलोमीटर लंबा, और ये सेपरेटेड है नदियों से, वर्ल्ड के लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट से, जो कि है सुंदरबंस। ये ज्योग्राफी सपोर्ट करती है इंडिया बांग्लादेश को एक्सटेंसिव ट्रेड और कल्चरल एक्सचेंज में, और साथ साथ में वाटर एंड डिजास्टर मैनेजमेंट की कोऑपरेशन में। हालांकि इंडिया बांग्लादेश में वाटर मैनेजमेंट और इलीगल माइग्रेशन को लेकर थोड़ी दिक्कत रहती है, बट बांग्लादेश इंडिया की एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत बहुत इंपॉर्टेंट पार्टनर है। इंडिया अपना दूसरा सबसे लंबा बॉर्डर शेयर करता है चाइना के साथ, जो कि 3488 किलोमीटर लंबा है, और ये मोस्टली सेपरेटेड है हमारे माइटी हिमालयाज के द्वारा, जो कि दोनों देशों के बीच एक नेचुरल बैरियर की तरह काम करते हैं। हिमालयन बॉर्डर इंडिया को एक डिफेंसिव एडवांटेज प्रोवाइड करते हैं। लद्दाख के हाई एल्टीट्यूड और अरुणाचल प्रदेश के रगेड टेरेंस भी चाइनीज एडवांसेस के खिलाफ एक बफर की तरह एक्ट करते हैं। इंडिया चाइना का रिलेशन काफ़ी कॉम्पिटिटिव है, जिसका कारण है बॉर्डर डिस्प्यूट्स, इकोनॉमिक राइवलरी। भले ही दोनों एशिया की सुपर पावर्स हैं, बट दोनों के बीच का जो आपसी इंटरेक्शन है वो काफ़ी टेंशन से भरा हुआ रहता है। बट इंडिया के रिलेशंस यूएसए, जापान और ऑस्ट्रेलिया से काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, जो कि इंडिया को चाइना के इन्फ्लुएंस को काउंटर करने में काफ़ी मदद करता है। इंडिया का तीसरा सबसे लंबा बॉर्डर है पाकिस्तान के साथ, जो कि है 3310 किलोमीटर लंबा। ये बॉर्डर सेपरेटेड है कश्मीर के माउंटेनियस रीजन से लेकर राजस्थान के रेगिस्तान और पंजाब और गुजरात के फर्टाइल प्लेन से। थार डेजर्ट हमारे लिए एक नेचुरल बैरियर की तरह काम करता है, और कश्मीर का एलओसी एरिया बहुत ही हैवीली मिलिटराइज्ड है, जो कि इंडिया का इस एरिया में स्टांस पूरी तरीके से क्लियर करता है। इंडिया का अगला बॉर्डर है नेपाल के साथ, जो कि 1752 किलोमीटर लंबा है। इंडिया नेपाल के साथ एक ओपन बॉर्डर शेयर करता है। इस ओपन बॉर्डर से इंडिया नेपाल के बीच पीपल एंड गुड्स इजीली ट्रैवल कर पाते हैं, जिससे कि हमारे कल्चरल एंड इकोनॉमिक टाइज स्ट्रॉन्ग होते हैं। ईस्ट में इंडिया अपना बॉर्डर शेयर करता है म्यांमार के साथ, जो कि 1643 किलोमीटर लंबा है। ये बॉर्डर सेपरेटेड है माउंटेनियस टेरेन से और घने जंगलों से, जिससे कि दोनों देशों के बीच एक स्ट्रेटेजिक सेपरेशन तो आता है, बट इसके चलते कनेक्टिविटी में भी चैलेंज आते हैं। ये बॉर्डर साउथ ईस्ट एशिया की तरफ इंडिया का एक गेटवे है, जो कि इंडिया की एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत बहुत ही क्रूशियल है। इंडिया अपना सेकंड स्मॉलेस्ट बॉर्डर शेयर करता है भूटान के साथ,
जो कि 578 किलोमीटर लंबा है। भूटान की लोकेशन इंडिया और चाइना के बीच एक क्रूशियल बफर की तरह काम करती है। इंडिया और भूटान के रिलेशंस बहुत पीसफुल हैं। इंडिया भूटान की डेवलपमेंट में एक क्रूशियल रोल प्ले करता है और दोनों कंट्रीज कोलैबोरेट करती हैं इस एरिया में किसी भी सिक्योरिटी इशू को लेके, जिससे कि भूटान और इंडिया का रिलेशनशिप बहुत स्ट्रांग बन जाता है इंडिया की इस एरिया पे रीजनल स्ट्रेटेजी को लेके। इंडिया अपना सबसे छोटा बॉर्डर शेयर करता है अफगानिस्तान के साथ, जो कि 106 किलोमीटर लंबा है। बट ये एरिया अभी पाकिस्तान के कब्जे में है, जिससे कि इंडिया का इन्फ्लुएंस इस एरिया में बहुत ही लिमिटेड है। अब हम एक बार इंडिया के क्लाइमेट की बात करते हैं। क्लाइमेटिक डाइवर्सिटी इंडिया की वन ऑफ द ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ है। इस डाइवर्सिटी से बस इंडिया को सिर्फ टूरिज्म में ही फायदा नहीं होता, बल्कि ये क्लाइमेट इंडिया को बनाता है एग्रीकल्चर, बायोडाइवर्सिटी और इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज का एक पावर हाउस। इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहां आपको नॉर्थ में स्नो मिलेगी, साउथ में ट्रॉपिकल बीचेस, वेस्ट में डेजर्ट, तो ईस्ट में लश ग्रीन फॉरेस्ट। ये सब एक ही बॉर्डर के अंदर मिलना बहुत बड़ी बात है। इंडिया में समर, विंटर, स्प्रिंग, मॉनसून सभी सीजन्स है, जो कि आप साल में कहीं भी जाकर कभी भी एक्सपीरियंस कर सकते हैं। इंडिया के क्लाइमेट में जो ये डाइवर्सिटी है वो बस दिखाने के लिए नहीं है, बल्कि ये हेल्प करती है इंडिया को काफ़ी डिफरेंट तरह के क्रॉप्स को ग्रो करने में। दार्जिलिंग की फाइनेस्ट टी से लेके आंध्र प्रदेश की स्पाइसी चिलीज तक इंडिया का क्लाइमेट हेल्प करता है इसको वैरायटी ऑफ क्रॉप्स को उगाने में। अब हम इंडिया के वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट की बात करते हैं, जो कि है इंडिया की रिवर्स। इंडिया में काफ़ी सारी रिवर्स हैं जो कि काफ़ी सालों से हमारी सिविलाइजेशन को नर्चर करती आई हैं और हम लोगों की लाइफ को सस्टेनेबल बनाने में भी मदद करी है। गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र ये बस नदियाँ ही नहीं हैं, बल्कि ये सदियों से हमारे लिए हमारी लाइफलाइन रही हैं। हज़ारों सालों से इन नदियों ने हमारी सिविलाइजेशन को खड़ा करने में मदद की है, हमें वाटर सप्लाई किया है, हमारे एग्रीकल्चर को सपोर्ट किया है और यहाँ तक कि हमारे ट्रेड के लिए भी एक राउट का काम किया है। यहाँ तक कि इंडो गैंगेटिक प्लेन्स वर्ल्ड का वन ऑफ द मोस्ट फर्टाइल एरिया है, जो कि सदियों से काफ़ी लाइफ को सपोर्ट करता आया है। ये नदियाँ हमारे खेतों को बस सींचने के ही काम नहीं आती, बल्कि ये हमारी इंडस्ट्रीज़ के लिए एक फ्यूल की तरह काम करती हैं, हमें पीने का पानी सप्लाई करती हैं और ये नदियाँ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर के लिए भी बहुत असेंशियल हैं। इनफैक्ट इन नदियों की हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर पोटेंशियल इतनी ज़्यादा है कि हमारे देश के लिए एक नेवर एंडिंग पावर बैंक की तरह काम करती हैं। चलिए अब थोड़ा नॉर्थ की तरफ चलते हैं, जहाँ हैं हमारे माइटी हिमालयास। हिमालयास हमारे इंडिया के लिए वो सोल्जर्स की तरह हैं जो नॉर्थ में हमें किसी भी इन्वेडर्स और हमारे एनिमीज से प्रोटेक्ट करते हैं। ये विशालकाय माउंटेन्स हमारे देश के लिए एक नेचुरल बैरियर्स की तरह एक्ट करते हैं, सिर्फ किसी पोटेंशियल थ्रेट से ही नहीं, बल्कि सेंट्रल एशिया से आने वाली कोल्ड विंड से भी हमें बचाते हैं। शुक्र है हिमालयास का कि इंडिया के पास एक ऐसी शील्ड है जो कि हमारे नॉर्थर्न प्लेन्स को वार्म रखती है और इसे रहने लायक बनाती है। और अगर आप थोड़े से भी एडवेंचरस हैं तो हिमालयास आपको एडवेंचर करने का भी पूरा मौका देता है। इस रेंज में काफ़ी सारे ऐसे माउंटेन्स हैं जिन्हें आप ट्रैक कर सकते हैं और आसमान की ऊंचाइयों को छू सकते हैं। जिन रिवर्स की बात हमने की है उनमें से काफ़ी सारी रिवर्स हिमालयास के ग्लेशियर से ही ओरिजिनेट होती हैं। मॉनसून के फॉर्मेशन में भी हिमालय का बहुत बड़ा रोल है। अगर हिमालयास नहीं होते तो इंडिया को मॉनसून रेंज भी ना मिल पाती, जो कि हमारे एग्रीकल्चर के लिए बहुत क्रूशियल है। अब बात करते हैं इंडिया की मैसिव कोस्ट लाइन की। इंडिया की कोस्ट लाइन स्ट्रेच करती है 7,500 किलोमीटर से भी ज़्यादा, जो कि इसे इंडियन ओशन की दो मेजर वाटर बॉडीज़ में बहुत अच्छी कमांड देती है, अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल। ये कोस्ट लाइन इतनी लंबी है कि इसका डिस्टेंस न्यूयॉर्क और लंदन के बीच में जो डिस्टेंस है उससे भी ज़्यादा है। इंडिया की कोस्ट लाइन पे मुंबई, चेन्नई और कोलकाता के रूप में हमारे पास नेचुरल हार्बर्स हैं, जो कि सदियों से हमारे लिए ट्रेड का एक सेंटर बने रहे हैं। ये पोर्ट्स हमारे लिए एक गेटवे का काम करते हैं, हमें बाकी दुनिया से जोड़ने के लिए, और हमारे मेजर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को हैंडल करते हैं, जिससे कि इंडिया ग्लोबल ट्रेड नेटवर्क में एक की प्लेयर बन जाता है और इंश्योर करता है कि हमारी इकोनॉमी दुनिया से डीपली इंटरकनेक्टेड रहे। इस कोस्ट लाइन की वजह से इंडिया का मैरीटाइम इन्फ्लुएंस इंडियन ओशन पे काफ़ी अच्छा है, जिसकी वजह से इंडिया मेजर शिपिंग राउट्स को कंट्रोल कर पाता है जो भी इंडियन ओशन से पास करते हैं, चाहे वो गल्फ से आने वाले ऑयल टैंकर्स हों या फिर साउथ ईस्ट एशिया के कार्गो शिप्स। इंडियन नेवी इन सभी पे ध्यान रखती है। इंडिया की वास्ट कोस्ट लाइन एक और तरीके से हमें फ़ायदा देती है, जिससे कि इंडियन ओशन में हमें मिलता है इनॉर्मस एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, जो कि अबाउट 2.3 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर तक फैलता है। और इस पानी में जितने भी मरीन रिसोर्सेज मिलते हैं उन सभी पे सिर्फ और सिर्फ इंडिया का हक है।
चाहे वो फिशेज हो या फिर पोटेंशियल अंडर वाटर मिनरल्स या फिर हाइड्रोकार्बन्स। इन सभी की वजह से ना ही बस हमारी इकोनॉमी को बूस्ट मिलता है, बल्कि ये ईईजी हमें फूड प्रोवाइड करता है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करता है और हमें देता है काफ़ी सारे एनर्जी रिसोर्सेज। एनर्जी रिसोर्सेज की बात करें तो इंडिया की ज्योग्राफी बस इसकी ब्यूटी और डाइवर्सिटी तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसके पास है रिच मिनरल रिसोर्सेज का एक ट्रेजर। इंडिया के पास है रिच डिपॉजिट ऑफ कोल, आयरन और बॉक्साइट और काफ़ी सारे अदर मिनरल्स। इंडिया एक ट्रेजर चेस्ट की तरह है जिसको बस माइन करने की ज़रूरत है। ये सब मिनरल्स फ्यूल करते हैं हमारी इंडस्ट्रीज़ को, हमारे घरों को और हमारी इकोनॉमी को भी आगे लेके जाते हैं। कोल पावर करता है हमारे इंडिया के सिग्निफिकेंट एनर्जी नीड्स को, जबकि आयरन ओर सपोर्ट करता है हमारी मैसिव स्टील इंडस्ट्री को। बॉक्साइट हमारे एल्यूमिनियम प्रोडक्शन के लिए बहुत क्रूशियल है। और सबसे बढ़िया बात यह है कि ये सब रिसोर्सेज सिर्फ एक स्टेट तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये पाए जाते हैं पूरे भारतवर्ष में। झारखंड के कोल रिच रीजन से लेकर ओडिशा और छत्तीसगढ़ के मिनरल रिच बेल्ट्स तक इंडिया की ज्योग्राफी एक जैकपॉट की तरह है दैट जस्ट कीप्स ऑन गिविंग। तो इंडिया की स्ट्रेटेजिक लोकेशन से लेकर मैरीटाइम प्रेजेंस तक, हिमालय से लेकर इंडिया के नेचुरल रिसोर्सेज तक, ये सब मिलकर बनाते हैं इंडिया को एक ज्योग्राफिकल पावर हाउस। तो अब आप जब भी इंडिया का मैप देखें तो ये सोचें कि कैसे एक कंट्री का मैप उसकी पूरी ज्योग्राफिकल डेस्टिनी को शेप करता है। अगर आपको इंडिया की ज्योग्राफी का ये एक्सप्लोरेशन पसंद आया है तो आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और अगर आप जानना चाहते हैं कि 2030 से पहले कौन सी ऐसी 4 नई कंट्रीज हैं जो कि इस वर्ल्ड में एग्जिस्ट करने वाली हैं, तो यू कैन वॉच दिस वीडियो।